हेलो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये जो वीडियो है ये रहेगा सीबीएसई के ऊपर एंड रीसेंट जो 12th एग्जाम से रिलेटेड री इवैल्यूएशन का मैटर है उसके ऊपर। वीडियो का पर्पस इस मैटर से रिलेटेड आए दिन आने वाली कोई अपडेट उसको देने का नहीं है, या इस मैटर में मैं अथॉरिटी को शेम करूं या ट्रोल करूं या उनको खराब बोलूं, ये नहीं है। इस मैटर पे एक बेटर ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देने का मोटिव इस वीडियो का है और इस पूरे नए सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक बेटर अप्रोच देने का ये वीडियो, इसका मतलब मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे के पेरेंट हैं जिसने बोर्ड एग्जाम दिए हों या आगे देने वाला हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड ऑलरेडी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस चैनल को अपने सर्कल में, फैमिली में, रिलेटिव में, फ्रेंड्स में प्लीज़ और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं एंड चैनल को एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दो। तो ये जो वीडियो है इसका टाइटल है इंडियन एजुकेशन इज फेलिंग एंड द स्टूडेंट्स आर सफरिंग एंड दे आर सफरिंग अ लॉट। और ये जो सफरिंग है ये इनके खुद के फेलियर से नहीं आ रही, ये सिस्टम के फेलियर की वजह से आ रही है। सीबीएसई के इसी सिस्टम फेलियर पे मैं ये ऊपर लिंक किया हुआ वीडियो मैंने बनाया है, इसको भी आप पूरा देखना। पेरेंट्स से रिलेटेड, अफेक्टेड बच्चों के पेरेंट्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है पेरेंट्स के लिए, जो उनको ज़रूर समझना चाहिए एंड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ एक बेटर दूसरा और पर्सपेक्टिव देने की इंटेंशन से बना रहा हूँ। जब भी हम कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, नई चीज़ अपनी लाइफ में कोई भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, भले ही अपने घर से रिलेटेड करें या अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ना उस चीज़ को, जिसका उस चीज़ मतलब उस पूरी नई चीज़ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक है ना, उसको हम इग्नोर किए बिना वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने घर में किसी बच्चे की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो जितनी भी प्लानिंग हो रही है, डिज़ाइनिंग की प्लानिंग हो रही है, चीज़ों की डिज़ाइनिंग देखी जा रही है, वेंडर सिलेक्शन हो रहे हैं, अलग अलग कामों से रिलेटेड वेंडर से कोटेशन आ रही है, चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, वो सब लड़का या लड़की जिसकी शादी है उसकी नॉलेज में रख के ही होती है, उसके इनपुट्स, उसकी पसंद नापसंद को कंसिडर करके ही होती है। ऐसा नहीं होता कि उसको, लड़का या लड़की को एकदम प्लानिंग की स्टेज से एंड मंडप पे बैठने, फेरे लेने से पहले बैठने तक के टाइम तक तो एक्सक्लूड करो एंड उसको अचानक से मंडप पे बिठा दो और फेरे लेके उसकी शादी करा दो। ऐसा नहीं होता। फ्रॉम द स्टेज वन, फ्रॉम द प्लानिंग वो इंक्लूड होता है। उसी तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है एग्जामिनेशन की इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन की असेसमेंट, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, उसकी आंसर शीट्स की असेसमेंट, इसको करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टीचर्स। टीचर्स एजुकेशन देती हैं एंड स्टूडेंट एजुकेशन को लेते हैं। फिर उस एजुकेशन को लेने के बाद जब स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम में परफॉर्मेंस देते हैं तो वो परफॉर्मेंस चेक करती हैं टीचर्स, असेस करती हैं उस परफॉर्मेंस को और उस हिसाब से उनको मार्क्स देती हैं। ये प्रोसीजर है और सालों से यही प्रोसीजर टीचर करती आई हैं, एग्जाम शीट्स को वो इवैल्यूएट करती आई हैं, असेसमेंट करती आई हैं। एंड इस असेसमेंट को करने का एक पर्टिकुलर मैनर होता था, एक फॉर्मेट होता था जिसमें ये होती थी। पहले ये फिजिकली होती थी, अब इस नए सिस्टम की वजह से ये सब कुछ ऑनलाइन एंड डिजिटल एंड स्कैन कॉपी से होने लग रही है। अब टीचर जो बरसों से ये काम कर रही हैं, ठीक है, जो बरसों से एक पर्टिकुलर मैनर में ये काम कर रही हैं, उनको कभी भी इस नए सिस्टम की इसके बैक में जो थिंकिंग गई, प्लानिंग में, डिज़ाइनिंग में, पॉलिसी चेंजेस लाने में, पॉलिसी मेकिंग में, टेस्टिंग में, रीटेस्टिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, कहीं पे भी उनको एक कोर कॉम्पिटेंट मेंबर की तरह कंसिडर नहीं किया गया, उनको एक्सक्लूड रखा गया मोस्ट ऑफ द थिंग से। एंड ये नया सिस्टम जस्ट लाके उनके सामने इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो टीचर्स को कंप्लीटली इग्नोर रखा गया, जो एक इतना वाइटल कंपोनेंट है जो ये काम करते आए हैं। जिस सिस्टम को आप एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा करे जाने वाले काम जो वो बरसों साल से, कई सालों से कर रहा है, एक नए सिस्टम से आप उसके पुराने उस ढंग
है जो काम करने का उसको रिप्लेस करने वाले हो, एंड आप उस नए सिस्टम की फॉर्मुलेशन में, उसकी डिजाइनिंग में, उसकी इंप्लीमेंटेशन में उसका कोई फीडबैक ही ना लो, उसका कोई इनपुट ही ना लो, तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था जो इस सिस्टम के फाउंडेशन स्टेज पे है। दूसरा, टीचर्स का इनपुट अबाउट असेसमेंट नहीं लिया गया। असेसमेंट बेटर किस ढंग से होती है ये एक एजुकेशनिस्ट, एक एक्चुअल टीचर ही बता सकता है। अनीता रामपाल जो एक रिनाउंड एजुकेशनिस्ट हैं एंड फॉर्मर डीन है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की, मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था एक यूट्यूब वीडियो में, एंड उन्होंने ये बोला उस वीडियो में कि उन्होंने टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि बेटर असेसमेंट फिजिकली होती है, ना कि डिजिटली स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल करते करते। फिजिकली जब आप पेपर्स को फ्लिप करते हो, एक एक करके पेजेस को चेक करके आगे जाते हो, जरूरत पड़ती है तो पीछे क्या लिखा है उसको दोबारा पढ़ते हो, फिर दोनों में इन सब कुछ पढ़ के क्या सेंस क्रिएट हो रही है, क्या आप मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो, इसके लिए आप पहले सब चीज को रीड करते हो, उसे डिकोड करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो, एंड अगर वो चीज सेंसिबल एक मीनिंग निकालती है तो आप एक जजमेंट करते हो कि इसको इस आंसर के लिए कितने मार्क्स देने हैं स्टूडेंट को, एंड देन आप मार्क्स देते हो। ये काम एक ह्यूमन स्किल से ड्रिवन काम है एंड एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज जाती है इस काम में, जो एक टीचर इसके लिए राइट प्रोफेशनल होती हैं। ये एक कोई भी रोबोटिक काम नहीं है, एक कोई भी मैकेनिकल एक स्टैंडर्डाइज वे का काम नहीं है, क्योंकि जब इतना लाखों बच्चे ये पेपर देते हैं एंड हर बच्चा दूसरे बच्चे से टोटली डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि हम भी कई बार अपने फैमिलीज में, रिलेशनशिप में कई बच्चों के बारे में जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं अरे इसका इंटरेस्ट तो पढ़ाई में है ही नहीं, ये तो खेल कूद में ज़्यादा रहता है, या ये पढ़ाई में है पर इसके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा दिमाग चलता है, प्रैक्टिकल में नहीं चलता। तो जब बच्चे का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, स्किल लेवल, ठीक है, उसकी कॉम्पिटेंस इतनी वैरायटी की है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट चीज़ें डिफर करती हैं इतनी ज़्यादा, उनकी अंडरस्टैंडिंग को लेके, उनकी हैंड राइटिंग को लेकर, ठीक है, फिर उनके चीज को याद करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है, एंड फिर एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है, वो सब जब इतनी डिफरेंट है तो कोई भी एक स्टैंडर्डाइज मैकेनिकल तरीका कैसे बन सकता है उन सब की चीज़ों को चेक करने के लिए। जब उनके द्वारा किया हुआ काम ही स्टैंडर्डाइज नहीं है तो उस काम को चेक करने का तरीका कैसे स्टैंडर्डाइज हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ नंबर 2 है। और इन सब के एडिशन में जो फटीक, जो नए सिस्टम से यूज टू होने में टाइम लैग का होना, ये सब जो था, इस वजह से जो जल्दबाजी, परेशानी है, ये तो एडिशनल है। अनीता रामपाल जी कहती हैं कई डेवलप्ड कंट्रीज स्क्रीन लेस लर्निंग पे वापस आ रही हैं। दे आर री इंट्रोड्यूसिंग पेपर बुक्स, फिजिकल बुक्स, ताकि बच्चा उससे खुद पढ़े एंड पढ़ के वो जो चीज़ कनेक्ट करता है, पढ़ के जो चीज़ उसके दिमाग में एंटर करती है, रजिस्टर होती है, वो रिटेन रख पाता है उसको लॉन्ग टर्म में, सस्टेनेबल बेसिस पे, वो स्क्रीन बेस्ड लर्निंग में नहीं होता। तो ये ऑब्जर्वेशन की वजह से कई कंट्रीज जो पहले टोटली डिजिटल फॉर्म ऑफ एजुकेशन में चली गई थी, दे आर कमिंग बैक टू द कन्वेंशनल वेज एंड पेपर बेस्ड बुक्स, राइटिंग, रीडिंग, अब इन सब तरीकों से लर्निंग इन सब कंट्रीज में भी हो रही है। सो जब कंक्लूजन ये है, जब टाइप ऑफ वर्क सिमिलर नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो उसको चेक करने का भी तरीका स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। सिमिलर टू अ डॉक्टर जिसके पास एक ही डिजीज के भले ही 10 पेशेंट्स आए, ठीक है, उस सपोज नी रिप्लेसमेंट आज की डेट में रोबोटिक ट्रीटमेंट होता है जिससे आपकी नी रिप्लेस की जाती है। अब ये जो एक इतने बड़े काम में से जो एक छोटा सा काम है ना, जो बार बार हर केस में रिपीट होना है, वो आप चाहे रोबोट से आप करा लो या उसको आप मैकेनाइज कर लो, पर उस मैकेनाइज पार्ट से पहले जो डायग्नोसिस होते हैं, जो उससे पहले की सारे चेकअप्स होते हैं, जो एनेस्थीसिया कितना दिया जाएगा, कित क्वांटिटी में दिया जाएगा, अगर स्टिचेस लगेंगे तो कितने लगेंगे, अगर कोई ब्लेड लगेगा तो कितना लगेगा, कोई कंपोनेंट अगर फिट करना है तो किस साइज का फिट करना है, क्या फिट करना है, फिर ट्रीटमेंट होने के बाद पोस्ट रिकवरी का क्या प्लान बनेगा, डाइट क्या देनी है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन हिज एज, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी क्या है, इन सब के हिसाब से वो चेंज होता है। एंड इसी हिसाब से
हर पेशेंट का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, उन सब में कॉमन एक पार्ट जरूर रहता है जो रोबोट के थ्रू वो मैकेनिज्म हुआ, पर उसके अराउंड सब कुछ कस्टमाइज होता है एज पर द पेशेंट। तो पेशेंट टू पेशेंट वो चीज बदलती रहती है। सिमिलरली इस सिस्टम में जहाँ पे टीचर हैं, एजुकेशन है, स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट अलग अलग है जो एजुकेशन किस ढंग से वो लेता है, इंटरप्रेट करता है एंड रिप्रोड्यूस करता है, तो आप एक मैकेनाइज वे में काम नहीं कर सकते। उसके अलावा अनीता रामपाल जी का कहना था कि टीचर्स वर मॉनिटर्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम टेकन टू चेक द पेपर। एक एक पेपर कितनी देर में चेक हो रहा है, इस चीज की मॉनिटरिंग उन टीचर्स पे थी। एंड जिस टीचर ने ज्यादा टाइम लिया उसको कॉल आउट किया जाता था, उससे रीजंस मांगे जाते थे। सो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम देते थे कि इतने टाइम में ये पेपर चेक हो जाना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा टाइम ले लिया जाता था तो उनको क्वेश्चन करा जाता था, कॉल आउट करा जाता था। तो सफिशिएंट टाइम टू चेक ईच एंड एवरी आंसर शीट वाज नॉट प्रोवाइडेड। सो जो मार्क्स अब दिए गए हैं, जिस क्वालिटी के असेसमेंट की गई है, अब ये इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो क्या रिलायबिलिटी है उस असेसमेंट की, कितनी करेक्ट एंड फेयर है वो असेसमेंट। तो यहाँ पे जो टीचर्स ही हैं वो ही अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर हैं। एक तो नया सिस्टम, ऊपर से जल्दी जल्दी उसको चेक करना है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट है 7 मिनट्स को जो उन्होंने बताए थे कि अगर उससे एक्सीड हो जाता था तो टीचर को कॉल आउट कर लिया जाता था कि क्यों हो रहा है इतना लेट और ये काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा। सो जब टीचर पे इतना प्रेशर है, नए सिस्टम का फटीक लेवल है, जल्दी जल्दी करने का प्रेशर है, तो कैसे करेक्टनेस एंड फेयरनेस जो मार्क्स वो अवॉर्ड कर रही हैं इसको आप इंश्योर करोगे। सो यहाँ पे टीचर्स को जस्ट लाइक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ट्रीट कर रहे हैं, जो ग्रोसरी डिलीवर करते हैं या जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, कि जिसने जितना टाइम में जितना काम किया उसको उस हिसाब से ज़्यादा इंसेंटिव मिलता था, और जो लेट डिलीवरी करता है, जो ज़्यादा टाइम लगाता है, उसकी फिर क्लास लगती थी कि तुमने इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगाया। तो सेम पैटर्न पे टीचर को आपने लाके खड़ा कर दिया कि टीचर एक ऐसा रॉबोट बन जाए जो फटाफट मास लेवल पे फैक्ट्री में जैसे सामान प्रोड्यूस होता है ऐसे वो चेक की हुई आंसर शीट प्रोड्यूस करती रहे, फटाफट फटाफट स्क्रीन पे देख के स्क्रॉल करते करते, फटाफट स्क्रॉल करते करते, चेक 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 स्क्रॉल करते करते, ऐसे जैसे फैक्ट्री में कोई मास प्रोडक्शन हो रहा हो किसी प्रोडक्ट का, इसी टाइप से मास प्रोडक्शन आपको चेक आंसर शीट्स का करना है। तो इस टाइप से ये नया सिस्टम में ये फ्लॉ नंबर 3 है कि टीचर को टाइम के हिसाब से चीजें करनी है। और जब इतना अनरिलायबल है ये पूरा फ्रेमवर्क जिससे मार्क्स अवार्ड हो रहे हैं, तभी फोर्थ पॉइंट ये आता है कि तभी इतने ज्यादा केसेस बने ऐसे स्टूडेंट्स के जिनको ये लगता है कि जो उन्हें परफॉर्मेंस थी एग्जाम में उसके टोटली अपोजिट उनके मार्क्स आए हैं। कुछ जरूरत से ज्यादा कम, कुछ परफॉर्मेंस से टोटली अनएक्सपेक्टेड उनके मार्क्स आए हैं, या आंसर शीट्स में कई क्वेश्चंस ऐसे रह गए जो चेक ही नहीं हुए, फिर आंसर शीट के कई पेजेस ही बीच में से गायब हो गए। सो टोटलिंग मिस्टेक ना हो, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया जाता है इस नए सिस्टम को लाने का। पर जब आप आंसर शीट में आंसर्स ही पूरे चेक नहीं करोगे एंड उनको मार्क्स ही नहीं दोगे तो भी तो टोटल गलत बनेगा, या 10 पन्नों की आंसर शीट को आप उसमें से 2 पन्ने गायब कर दोगे तो भी तो जो टोटल बनेगा तो भी तो वो गलत बनेगा। तो किस तरीके से ये नया सिस्टम इन सब फ्लॉज को एड्रेस कर पा रहा है। उसके बाद ये कहना है कि गुड स्कैन, मतलब अच्छी क्लियर स्कैन कॉपीज मिल जाते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती, पर ये सिर्फ इकलौता सॉल्यूशन तो नहीं है। गुड एंड फेयर असेसमेंट कैसे इंश्योर करोगे जिसके हिसाब से जजमेंट ठीक नहीं आएगा, और जजमेंट ठीक नहीं आएगा तो मार्क्स ठीक नहीं दिए जाएंगे। टेक्नोलॉजी को लाना कोई गलत बात नहीं है, पर टेक्नोलॉजी जहां पे आए और वहां पे चीजें स्मूदर, इजियर एंड पहले से ज्यादा एफिशिएंटली काम ना करें, फास्टर काम ना करें, तो वहां पे टेक्नोलॉजी बैकफायर करती है। और यहाँ पे इस बैकफायर के लिए क्या इमरजेंसी रिस्पॉन्स रखना चाहिए वो टोटली एब्सेंट था। एडिक्वेट बैकअप प्लानिंग होनी चाहिए थी जो नहीं की गई। घर में भी हम अगर अपने खाने वाले मसाले या ऑयल्स भी चेंज करना जब अगर हम करते हैं ना, तो हम पुराने मसालों को टोटली फेंक नहीं देते, नए मसाले जिस दिन हम बनाते हैं यूज़ करते हैं, क्योंकि पता नहीं नए मसाले अगर हम यूज़ करके जो बना रहे हैं तो खाने वाले के मुंह में कैसा टेस्ट आए, उसको पसंद आया नहीं आए, और ऐसा ना हो बिना खाए उठ जाए। तो एटलीस्ट हमारे पास बैकअप में थोड़ी सी क्वांटिटी हम पुराने मसालों की भी रखते हैं कि इनकेस अगर ये नया सिस्टम काम नहीं करा तो हम इस पुराने से ही काम लेके नया दोबारा खाना बना के दे देंगे।
एंड खाना तो ऐसी चीज है जो नए मसालों से भी उतना बुरा नहीं बनेगा, क्योंकि कंपैरेटिवली मसाले ज़्यादा अप एंड डाउन, ज़्यादा अलग अलग क्वालिटी के नहीं होते, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है, पर एकदम ऐसा नहीं होता कि आप खाना खा ना पाओ। पर यहाँ पे तो ये है, आपका री इवेल्युएशन में आंसर ही चेक नहीं है, आंसर शीट ही गायब है, तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपको जो मार्क्स मिले हैं वो करेक्ट मिले, और अगर करेक्ट नहीं मिले तो कैसे उनका करेक्शन करवाओगे। तो ये एक पॉइंट है। फिर डॉक्टर की जैसे आप पेशेंट जैसे सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, उसी तरीके से अलग अलग हर स्टूडेंट है, तो एक स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं बन सकता इस चीज को लेकर। उसके अलावा ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग का टेंडर दिया गया जिस कंपनी को, कॉम्ट एड्यूटेक को, ठीक है, इसको टेंडर मिला सीबीएसई से ऑन स्क्रीन मार्किंग का पूरा काम करने के लिए। तो इसको ये अवार्ड मिल सके, ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा सके, इसके लिए कई टर्म्स एंड कंडीशंस पे कॉम्प्रोमाइज किया गया, उसको चेंज किया गया ताकि फेवर किया जा सके इस कंपनी को। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस ब्लैक लिस्टिंग से रिलेटेड थी। पहले जो ओरिजिनल कंडीशन थी वो ये थी कि कोई वो एंटिटी जो अप्लाई कर सकती है वो पहले कभी ब्लैक लिस्ट हुई ना हो, पर इस कंडीशन को चेंज करके कर दिया गया करंटली ब्लैक लिस्टेड ना हो। मतलब आज की डेट में अगर ब्लैक लिस्टेड नहीं है ना, तो देन दैट एंटिटी कैन अप्लाई फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। और है क्या बात, कॉम्ट एड्यूटेक ये नई कंपनी है, ये पहले जानी जाती थी ग्लोब अरीना के नाम से, एंड ग्लोब अरीना टेक्नोलॉजीज के नाम से पहले जानी जाती थी। और उस टाइम पे ये कई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ब्लैक लिस्ट हो रखी थी ये कंपनी, कई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ये सब न्यूज आज के टाइम तक इंडिया में आई है, जहां पे इस कंपनी को पहले कई इंस्टीट्यूशंस ने ब्लैक लिस्ट करा था, और अब ये कंपनी का नाम चेंज हुआ, नई कंपनी फॉर्म हुई जिसका नाम कॉम्ट एड्यूटेक था, और अब ये कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट लिया गया सीबीएसई से ऑन स्क्रीन मार्किंग का। तो ब्लैकलिस्ट वाली कंडीशंस को ऑल्टर किया गया, फिर टर्नओवर से रिलेटेड कंडीशंस को ऑल्टर किया गया, नंबर ऑफ डिजिटल चेकिंग सेंटर्स के कंडीशंस को ऑल्टर किया गया, और इन सब को ऑल्टर करके इसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ये सेम कंपनी है जिसको नागपुर यूनिवर्सिटी में भी टेंडर की कंडीशंस को चेंज करके टेंडर अवार्ड किया गया, और उस पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये कंपनी नागपुर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करा टेंडर के में, एंड इसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, और अब इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एंड साइमल्टेनियसली अभी सीबीएसई में भी इसको ये ऑन स्क्रीन मार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, और इस पे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी के लैप्सेस, ये भी सब चीजें जो पॉइंट आउट करी है ना, ये टेंडर से रिलेटेड इरेगुलरिटीज एंड साइबर सिक्योरिटी के लैप्सेस, ये पॉइंट आउट करने वाले इसी सिस्टम के कुछ होनहार क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये लैप्सेस को हाईलाइट करा है। पर अनफॉर्चुनेट बात यह है, ये खुद ही इस सिस्टम के विक्टिम भी हैं। एक स्टूडेंट जो साइबर सिक्योरिटी में बहुत एक्सपर्टीज है जिनकी, और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, उन्होंने इस सिस्टम में कई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लैप्सेस को हाईलाइट करा, एंड जहां पे स्टूडेंट्स का सेंसिटिव डेटा तक एक्सपोज्ड है, टोटली एक्सेसिबल है, टोटली हैकेबल है, एंड ओपन टू ऑल है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। अब जब इस टाइप से इतने फंडामेंटल फ्लॉज के साथ इतने वाइटल कंपोनेंट जो टीचर्स हैं उनके इनपुट लिए बिना आप कोई भी सिस्टम इंप्लीमेंट कर दोगे, एक स्टैंडर्डाइज मैकेनाइज्ड सिस्टम जहां पे एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही चेकिंग होके निकलती जाए, तो ये चीज स्टूडेंट वाले केस में अप्लाई नहीं हो सकती, जैसे डॉक्टर वाले केस में पेशेंट पे अप्लाई नहीं हो सकती। जैसे पेशेंट टू पेशेंट केस डिफर है, ऐसे ही स्टूडेंट टू स्टूडेंट आंसर शीट्स डिफर हैं, उनकी हैंडराइटिंग डिफर है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफर है। तो आप सब चीजों में एक कॉमन तरीका यूज नहीं कर सकते। काटने के लिए तो तलवार भी यूज होती है और चाकू भी यूज होता है, पर आप सब्जी काटने के लिए चाकू ही यूज करते हो, तलवार यूज नहीं करते आप किचन के अंदर। तो यहां पे यही हुआ है। बिगर पर्पस इस चीज का क्या है समझ में नहीं आता। फैक्ट्री में जैसे रॉबोट्स मास प्रोड्यूस करते हैं कार्ड्स को, प्रोडक्ट्स को, उसी तरह टीचर्स को रॉबोट बना के चेक्ड आंसर शीट्स को प्रोड्यूस करने का शायद मोटिव है, क्योंकि बिगर पर्पस क्लियरली ये तो नहीं है, क्योंकि जिस टाइप से ह्यूमन सेंट्रिक है ये पूरा प्रोसेस, इसका नेचर मैकेनाइज रिपीटेटिव नहीं है, टोटली ये चेंज होता है केस टू केस।
जो ये नया सिस्टम आया, इसने कहीं पे भी नेचर ऑफ द ह्यूमन माइंड, उसकी स्किल, उसके नेचर या टाइप ऑफ द प्रोसेस, नेचर ऑफ द प्रोसेस, कहीं पे भी इसकी को कंसिडर नहीं किया गया। एंड सेंसिटिविटी, जिस मैटर को ये सिस्टम एड्रेस करेगा, जो कि है बच्चों का भविष्य, जो इस सिस्टम में, नए सिस्टम में हो रहे इतने से भी ग्लिचेस, इतने से भी एरर्स की वजह से किस डेप्थ तक का, किस स्केल तक का इम्पैक्ट ये फ्यूचर पे कर देगा बच्चों के, ये चीज को बिल्कुल लुक आफ्टर नहीं किया गया। एंड केयरलेसली, सिर्फ जल्दबाजी में, सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में इस नए सिस्टम को लाने की क्या जरूरत थी, और टोटली इसको जल्दबाजी की वजह, इतनी जल्दबाजी में सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया। क्या वो पर्पस था इसके इतने जल्दी इंप्लीमेंट होने का? जो पूरी तरीके से ये फुल प्रूफ नहीं बनाया गया, पूरी तरीके से ये अनहैकेबल नहीं बनाया गया, इतने सारे एरर्स थे इसमें, इतने एरर्स इतना इजीली हैकेबल कि जिन बच्चों ने 12th के बोर्ड दिए हैं वो ही इस सिस्टम को हैक कर लिए, वो ही इस चीज को समझ लिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या लूप होल्स हैं। एंड पूरी तरीके से स्टूडेंट डाटा एक्सपोज्ड है, आंसर शीट्स एक्सपोज्ड हैं, क्वेश्चन पेपर को इजीली डाउनलोड किया जा सकता है, आंसर शीट को डाउनलोड किया जा सकता है, टोटली खुला हुआ है ये सिस्टम, कहीं से भी ये क्लोज नहीं है। सो सीबीएसई या हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ये चीज को क्यों नहीं कंसिडर करती कि एक बच्चा अपने चाइल्डहुड का एक बड़ा हिस्सा सेक्रीफाइस करता है प्रिपरेशन करने में, इन बोर्ड एग्जाम्स की, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, एंड वहाँ उन चीज़ों को कंडक्ट कराने में अगर आपका एटीट्यूड इतना केयरलेस है, तो इससे साफ दिखता है कि बच्चों की सालों की सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, एफर्ट्स, डेडिकेशन एंड उनका टाइम, एफर्ट और मनी की कितनी वैल्यू करता है ये सिस्टम, कितनी ही वैल्यू करता है सिस्टम, समझ में आता है क्लियर कट। एंड आज का जो स्टूडेंट है ना, जेन जी, वो बेवकूफ नहीं है, वो क्लियर कट इस चीज को समझता है कि उसकी मेहनत कितनी वैल्यू, उसकी मेहनत की कितनी वैल्यू की जाती है। सो जैसे कि मैं ऊपर जो वीडियो लिंक कर रहा हूं, उसमें मैंने पेरेंट्स के लिए टेक अवे जो दिया था वो मैं अब फिर रिपीट करता हूं कि पेरेंट को अपना जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है एजुकेशन से रिलेटेड, उसको रिविजिट करना बहुत जरूरी है, रीचेक करना बहुत जरूरी है। एंड सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे वो रिलाय करते रहें, ये आज की डेट में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि मेरे चैनल का जो ऑडियंस है एक मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ऑडियंस है, उन लोगों के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, सफिशिएंट कैपेबिलिटी है, फाइनेंशियल हिस्ट्री है रीजनेबल, जिसको इन सबको ये यूज करके एक बैकअप प्लान जरूर रेडी रख सकते हैं, एक बैकअप ऑल्टरनेटिव जरूर अरेंज करके रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि कल को अगर वो ऐसी किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में फंसे तो उनकी लाइफ का समय बर्बाद ना हो। सो द सीबीएसई मस्ट स्कैन द सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट स्कैन द इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर इंप्लीमेंटिंग द स्कैनिंग ऑफ आंसर शीट्स। आंसर शीट्स की आप स्कैनिंग वाला स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हो, पहले वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है या नहीं आपके पास, जिससे क्लियर कट साफ साफ स्कैन आ सके आपके पास, ब्लर स्कैन ना आए, ठीक है, और पेपर मिस ना हो जाए, आंसर कॉपी चेक होने से ना रह जाए, ऐसा कुछ ना हो। अब क्या होगा, ये सब पूरा मैटर जो हो गया, इसमें अब ब्लेम गेम चलेगा, पूरी तरीके से कवर अप एक्टिविटी चल रही है, इल्जाम दूसरे पे लगा दो, वेंडर को ब्लेम कर दो, या किसी ऑफिसर को ट्रांसफर कर दो, रिमूव कर दो, सस्पेंड कर दो, इस तरीके से आप कवर अप कर लो। इतने दिन बीत गए इस चीज को हुए एंड 10-12 दिन बाद एजुकेशन मिनिस्टर जागे हैं और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस चीज की। फिर सीबीएसई स्कूल की प्रिंसिपल्स को फोर्स कर रहा है कि वो इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे ये वीडियोस डालें, पोस्ट करें कि ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग वाली स्कीम थी, दिस इज बेनिफिशियल, दिस इज वेरी गुड। इतना कुछ जब रायता फैला हुआ है, उस बीच ये कवर अप एक्टिविटी ही हो रही है, जो प्रिंसिपल्स को फोर्स करा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया पे ये वीडियो डालो अच्छे फीडबैक को देते हुए इस स्कीम के रिगार्डिंग, नहीं तो आपके स्कूल की मिली हुई एफिलिएशन वो हम हटा लेंगे, या कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली फोर्स जरूर होगा, तभी प्रिंसिपल्स को जबरदस्ती करवाया जा रहा है। एंड प्रिंसिपल्स भी उनके पपेट्स बनके इस टाइप के वीडियोस सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। बहुत तेजी से ये वीडियोस एक साथ, एक ही पैटर्न के, एक ही डायलॉग के साथ आए हैं सोशल मीडिया पे, इसलिए वो चीज क्लियर कट समझ में आती है। तो कैसा लगा है आपको वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, क्लैरिटी मिली हो। फंडामेंटल फ्लॉज हैं, कोई भी नई चीज आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, जैसे आप घर में
कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने से पहले कई चीज़ों का ध्यान रखते हो, बैकअप में कई ऑल्टरनेटिव्स को रखते हो और प्लान बी रेडी रखते हो, सेम उसी ढंग से ये चीज़ होनी चाहिए थी, और बल्कि ज़्यादा केयरफुली ये चीज़ होनी थी, क्योंकि इससे आप देश के बच्चों का भविष्य पे इम्पैक्ट कर रहे हो, उनके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर रहे हो, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो। सो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। एंड कोई बेटर आपके पास भी इसके रिगार्डिंग कोई सजेशन हो, ऑल्टरनेटिव हो, तो बताना कमेंट बॉक्स में। लाइक एंड शेयर करना वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स प्लीज 2-3 सब्सक्राइबर और इस चैनल के बढ़वाइए अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में, रिलेशनशिप में। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया हो। थैंक यू सो मच।